दोस्तों आज मैं आपको अपने कुवैत आने का सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बने रहें, सारा वीडियो देखें और मेरी बाकी वीडियो को भी देखें। मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को प्यार दें। मैं आपको बेहतरीन वीडियो मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं देता रहूँ। मैं सारी नॉलेज, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ। और मुझे इस चीज़ का शौक़ है, और जिस चीज़ का इंसान को शौक़ होता है वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन वो कर भी लेता है। इसलिए मुझ पर यकीन रखें, भरोसा रखें। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देता रहूँगा हमेशा। बस आप बने रहें। मैं आपको कुवैत का प्रोसेस में बता रहा हूँ। आरके इंटरनेशनल से दिल्ली, हालांकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। कुछ ना कुछ लोग मेरी वीडियो को देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा, पर मुझे ऑफिस के फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऑफिस आरके इंटरनेशनल बढ़िया है। वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं होती। वहाँ पे कोई आपको, हाँ, सख्ती से पेश कभी कभी वो आते हैं, बट आपका नुकसान नहीं करते। हाँ, जो भी पैसा आप जमा करते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आपका काम नहीं होता है, तो आप उनसे पैसे की डिमांड करें कि जो मेरा काम नहीं हुआ है, मेरे पैसे जो है ना वापसी किया जाए, तो वापसी वो दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आरके इंटरनेशनल। तो पहली बात है, वहाँ से मैं जब भी 2 बार आया हूँ, दोनों बार आरके इंटरनेशनल से ही आया हूँ। तो उसी सब रिलेटिव मैं बात करूँगा। मैंने 6 महीना पहले मैंने फॉर्म भरा था आरके इंटरनेशनल। 6 महीने के भीतर वैकेंसी जो है ना, जब मैंने फॉर्म भरा तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी, कहीं से भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। और वैकेंसी आ भी रही थी तो कंपनी मुझे बेहतरीन नहीं लग रही थी, क्योंकि जब भी मैं पहले ऑफिस में कंपनी के बारे में पूछता हूँ, कंपनी कौन सी है, कौन सा देश है, तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। मैं पिछली बार भी मैं गया था अल्फनार में, तो गूगल पे सर्च किया, 5 स्टार थे। इस कंपनी में भी आया हूँ, इसके भी जो है ना 4 स्टार थे। तो जितने स्टार मिले होंगे गूगल पे, वो कंपनी समझो कि उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन होगी। तो 4 स्टार थे और बेहतरीन कंपनी भी है। मैं आया हूँ तो बेहतरीन कंपनी भी है। बहरहाल आरके इंटरनेशनल एक बेहतरीन कंपनी ही उनके पास एक वैकेंसी लेके आती है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है, और जितना बड़ा ऑफिस रहेगा उतनी ही बड़ी कंपनी उसको अफोर्ड कर पाती है। तो वो आता है। मैंने फॉर्म भरा 6 महीना पहले, तकरीबन जो है मई जून में जो है ना मैंने फॉर्म भरा। फ़ोन आया अक्टूबर में कि 24 अक्टूबर को गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी का इंटरव्यू है और आप आ जाएँ, इंटरव्यू दे दें। यानी इस तरीके से फ़ोन आता है मेरे पास। और फिर मैं 24 तारीख का इंतज़ार करता हूँ, जाता हूँ इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे कई 100 लड़कों का भीड़ होता है वहाँ पर। फिर भी मैंने कहा कि चलो दिया जाता है। अगर सिलेक्शन भी नहीं होगा तो नॉलेज तो, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही इंटरव्यू का, ताकि अगले इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हो तो आप मायूस ना होया करें। फेल होने से भी जो है ना बहुत चीज़ें वो सिखा के जाती हैं आपके अगले स्टेप के लिए, आपके अगले इंटरव्यू के लिए। वो चीज़ें आपको सिखाएंगी। तो इसलिए इंटरव्यू फेल होने से आपका कुछ नहीं जाता, वो आपको सिखा के जाता है अगले के लिए। ठीक है, तो ना डरें, जितने भी लोग हों आप लड़ें, आप इंटरव्यू देने की कोशिश करें, आप रेस से बाहर ना जाएं। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि भीड़ देख के जो है ना रेस से बाहर हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने फॉर्म वहाँ पे मैंने लिया, जिस तारीख को उन्होंने बुलाया था उस तारीख में जो है ना फॉर्म अपना कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें पासपोर्ट लगाना पड़ता है। फिर उसमें जो है ना एक नया फॉर्म कंपनी का होता है, उस कंपनी को का फॉर्म भरना पड़ता है। फिर से उसको जो है उसी वक्त जमा करना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट तो मेरे पास थे तो जमा किया। यूट्यूब से भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है। जैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो आपको बहुत ही, जो नॉलेज आप ढूंढोगे वो नॉलेज मिल जाएंगी। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से शायद हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल ना हो, पर बहुत लोगों के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने सिलेक्शन हो गया। ये गल्फ इंजीनियरिंग कंपनी का जो है इंटरव्यू हुआ था। मैं 24 अक्टूबर को पास हो गया। पास होने के बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद फिर जो है पीसीसी हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। 10 दिन के बाद ही वीज़ा आ चुका था। यानी जिस दिन मैंने दिया था इंटरव्यू, उसके 10 दिन के अंदर में मेरा वीज़ा आ गया। और ऑफिस मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपका वीज़ा आ गया, पीसीसी लेके आ जाए। हर हफ्ते फ़ोन आता था। और मेरा पीसीसी में जो है मेरा थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसलिए जो है पीसीसी हो गया मेरा। जाके बहरहाल मैंने दे दिया पीसीसी। उसके अगले दिन मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल के जो है 10 दिन, यानी 8-10 दिन के अंदर मेरा फ़्लाइट हो गया। खर्च जो है मेरे तकरीबन जो है 50,000 रुपया ऑफिस को देने पड़े, और 10,000 रुपया के आसपास मेरा ऊपर का खर्चा, यानी 60,000 रुपया मेरा टोटल खर्चा था। और उसमें मैं कुवैत आ गया। फ़्लाइट आ जाए तो आपका एग्रीमेंट होता है, ऑफ़र लेटर आता है, एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट को आप पढ़ सकते हैं, उस पर साइन होने से पहले आप पढ़ सकते हैं। वो एग्रीमेंट आपको मिल ही जाता है। वैसे भी ये चीज़ ज़रूरी है, एग्रीमेंट ज़रूरी है। एग्रीमेंट आप ज़रूर करें, और एजेंट के थ्रू तो बिल्कुल भी ना जाएं। एजेंट आपको अगर 50 में से अगर 1-2 एजेंट और अच्छे मिल भी जाएंगे, तो आपको 50 में से 48 एजेंट एक नंबर के लुच्चे लफंगे, एक नंबर के धोखेबाज होते हैं।
इसलिए जो है ना एजेंट के थ्रू आप कभी काम ना करवाएं। चलते फिरते कभी भी किसी एजेंट, चाहे गांव का हो चाहे बाहर का हो, एक अच्छी ऑफिस देखें, चाहे वो ओखला में हो, चाहे नई दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो। एक अच्छी एक बेहतरीन ऑफिस देखें, भले उसमें टाइम लगे आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। जितना आप सब्र करोगे उतना अच्छा आपको फल भी मिलेगा। सारा एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, सब कुछ हो गया, फ़्लाइट का टिकट आ गया, मैं एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट से फिर फ़्लाइट का मेरा टाइमिंग था रात को 10 बजे, वो 9 बजे फ़्लाइट थी, 9 बजे का टाइमिंग था, वो 1.5 घंटा लेट था फ़्लाइट। तो इंडिगो फ़्लाइट ने हमें खाने का ऑफ़र दिया एयरपोर्ट पे ही, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हमें खाना खिलाया, बढ़िया A1 क्लास का खाना था। एक रेस्टोरेंट था एयरपोर्ट के अंदर ही, भाई साहब इतना बेहतरीन खाना था। ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि इंडिगो अपनी फ़्लाइट लेट होने पर खाना देता है, और फ़्लाइटों का तो मुझे पता नहीं है, पर फ़्लाइट लेट हुआ 1.5 घंटा, भाई साहब A1 क्लास का खाना दिया उन्होंने। और इस तरीके से जो है यानी सजा हुआ था वो रेस्टोरेंट, क्या बता, मज़ा आ गया। उसके बाद जो है फिर 10:40 पे जो है फ़्लाइट उड़ान भरी, फ़्लाइट पे बैठे आगे 4.5 घंटे में कुवैत में उतरे 1 बजे करीब, 1 या 1:30 बजे। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस हो गया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि कुवैती जो नागरिक हैं अपने कुवैती नागरिकों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत देते हैं वो, यानी कुवैती लोग, यानी अहमियत बाहर के लोगों को भी देते हैं, इज़्ज़त बाहर के लोगों को भी देते हैं। ऐसे नहीं कि दुत्कार के बोल दिया, इधर उधर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, रेस्पेक्ट सबको देते हैं। और हमारे देश में तो माशाअल्लाह पुलिस वाले हरियाणा के होते हैं, और हरियाणा की जो बोली है वो खड़ी होती है। अगर वो प्यार से भी बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यानी धक्का मार एक तरीके से। पर मुझे हरियाणा की लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बचपन से लेके और पूरी ज़िंदगी मैंने हरियाणा में ही रहा है। मुझे हरियाणा के लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं, और हरियाणा का लैंग्वेज भी बड़ा अच्छा लगता है। और बस ख़ास तौर पे जो ना जो हमारे जो एक कौम के लोग हैं, पर यह है कि लोगों में जो है ना आजकल लोगों में क्या खासियतें आ रही हैं कि जैसे कि अगर कोई कमज़ोर आदमी दिख जाए या एक भनक पड़ जाए, अगला आदमी कमज़ोर भले ही ना हो, पर अगर भनक पड़ जाए तो भाई साहब योद्धा बन जाता है फिर आदमी। अगर मान लो अगर सामने वाला आदमी अगर अपने आप को शरीफ एक नेक अगर आपको शो कर रहा है, तो भाई साहब अगला आदमी योद्धा बन जाएगा। फिर जैसे लगेगा कि पता नहीं आप जंग में कूद पड़ा है। वैसे तो हमारे देश में अभी तो खैर ये आम तौर पे चल रहा है, कभी भी कोई भी किसी को पकड़ के पीट दिया, ख़ास तौर पे अगर कोई कमज़ोर आदमी दिखा तो उसको पकड़ के पीट दिया, उसको जलील कर दिया। पर ये चीज़ इंसानों में जो है ना, ये चीज़ बहुत ही आम तौर पर मैंने देखा है कि अगर कोई आदमी अगला आदमी अगर आपको शराफत दिखा रहा है तो भाई साहब आप पर हाथ उठाते उसको फिर टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते कि इंसान को पहले ख़ुद से सुधार करनी चाहिए, क्योंकि देश का हालात और ख़ास तौर पे मुसलमानों का हालात अभी देश में अच्छे नहीं है। तो बहुत ही इंसान को जो है ना समझदारी के साथ चलना पड़ता है बहरहाल। और एक चीज़ और देखी है मैंने कि अगर आप अपने मोहल्ले में एक चीज़ अगर आप एक बात आप रख दो जिसमें किसी का मजाक बन रहा हो, कोई ऐसी उटपटांग बातें, भाई साहब अगर आप दोपहर में अगर वो चीज़ अपने एक मोहल्ले में या चौराहे पे एक बात बोल दो या रख दो, भाई साहब शाम तक जो है ना न्यूज़ चैनल से भी फास्ट वो चीज़ आपके गांव में, गली गली में और मोहल्ले में कूच कर जाएंगी, फैल जाएंगी हवा की तरह। जो न्यूज़ चैनल भी आपकी बातों को नहीं फैला सकता, इतनी फास्ट से फैलेंगी। तो ये चीज़ें बहुत मुझे जो ना खलती हैं आजकल के लोगों में, जो ये चीज़ें हैं। अगर तारीफ़ की बात हो तो भाई साहब वो आपकी नहीं उड़ेंगी, अगर मजाक की बात हो ना तो भाई साहब मिनटों से पहले हवा में उड़ जाएंगी वो सारी चीज़ें। बहरहाल टॉपिक में कहाँ से कहाँ ले गया। टॉपिक तो बहुत सारी है, मैं कोशिश करूँगा कि कंटेंट जो है ना एक कंटेंट जो है ना बढ़िया तरीके से टॉपिक पे बनाऊँ और एक बढ़िया एक सिलसिलेवार तरीके से बनाऊँ। तो ये प्रोसेस था, यहाँ पे आया मैं कुवैत में लंबा प्रोसेस, इमिग्रेशन में लंबा प्रोसेस हो जाता है। वहीं पे जो है यानी इमिग्रेशन के वक्त के बाद जो है ना, यानी इमिग्रेशन के वक्त हाथ का, अंगूठे का, आँख का, चेहरे का फ़ोटो, फिंगरप्रिंट सब कुछ लेते हैं, ताकि बाद में आपको जो है सिविल आईडी वहीं से ही आपको बनता है, उसी रिकॉर्ड से ही आपको बाहर जाके सिविल आईडी बनता है। यहाँ भी आके मेडिकल होता है, उसके बाद सिविल आईडी बनता है। जब सिविल आईडी आ जाता है तो उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी कैसे भी घूम सकते हो, बशर्ते कि आप उटपटांग नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी ये सब नहीं कर सकते, बाकी आप घूम सकते हो। अभी मेरे पास अभी नहीं है तो अभी मैं बहुत सोच समझ के जाता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट हर वक्त आप साथ में लेके घूम नहीं सकते, वीज़ा आप हर वक्त साथ में लेके घूम नहीं सकते, और पासपोर्ट अगर हर वक्त लेके साथ में घूमोगे वही पासपोर्ट एक लौता चीज़ है जिससे आप अपने घर वापसी लौट सकते हो। तो इसलिए उसको जो है ना बहुत ही एहतियातन, बहुत ही सेफ्टी से रखना पड़ता है। अब उसको ऐसे ही जो है जेब में घुसा के और चले गए घूम लिया तो ये भी सही चीज़ नहीं है।
एक सिविल आईडी आ जाएगा, तो वो चीज़ आप लेके घूम सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, यानी ठीक है। तो सिविल आईडी का मैं भी वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है फिर कहीं पे जाना आना होगा आपके लिए जो है एक अच्छा व्यू मैं आपको दूंगा। एक कुवैत का जो है एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको नज़ारा करवाऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ की कुछ खासियतें, यहाँ की कुछ बातें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक आप बने रहें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें।